हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकंद शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम एशियन हिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, यानी कि कौंची के अंदर जो पल्लव वंश है, इस पल्लव राजवंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी जो जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी जो वाकाटक वंश के जो विभिन्न जो शासक हुए, उन सभी शासकों के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम बात करेंगे जो कौंची के अंदर है, यानी इसी कौंची को कौचीपुरम भी कहा गया है। कौंची के पल्लव वंश की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कौंची के अंदर पल्लव वंश। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिएगा, मैंने जो एक इंडिया का मैप बनाया है और इंडिया का मैप के अंदर जो दक्षिण भारत के अंदर जितने भी राजवंश हुए हैं, उन सभी राजवंशों का मैंने एक डायग्राम बनाया है। देखिए दोस्तों, देखिएगा, ये जो आपको एक दिख रहा है, ये जो एक श्रृंखला दिख रही है, रेंज दिखाई दे रही है, ये विंध्याचल पर्वतमाला है। और विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे आप देखिएगा नर्मदा और ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है। ये देखिएगा, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, ठीक है। ये आपकी महानदी है देखिएगा। और ये दक्कन का पठार है या दक्कन ट्रेप है, और ये आपका तमिल प्रदेश है, ठीक है। और ये आपका कन्याकुमारी है। इसके अलावा देखेंगे तो इसके अलावा देखें तो देखिएगा, ये देखिएगा आप, ये तो पूर्वी चालुक्य और ये पश्चिमी चालुक्य और ये वेंगी के चालुक्य, ठीक है। और ये चोल वंश है ना। और ये पांड्य वंश है, ठीक है। और ये आपका है वेंगी के चालुक्य, ये राष्ट्रकूट है, ठीक। और ये कल्याणी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने बात कर ली है कि जो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि दक्षिण भारत में जो छोटे छोटे राजवंश हुए उन सभी की मैंने इसका डायग्राम बना के आपको बता दिया है। और इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो कौंची का जो पल्लव वंश है, उस पल्लव वंश की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, इन पल्लव वंशों ने कब से लेकर कब तक शासन किया, यानी कि 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक उन्होंने शासन किया है, ठीक है। तो ये पल्लव वंश है। अब देखिएगा, पल्लव वंश के सभी जो राजा हैं, उन सभी की अगर हम बात करें तो देखिएगा, यानी कि जो सिंह वर्मन है, सिंह वर्मन के दो पुत्र हुए थे, एक तो सिंह विष्णु और एक भीम, ठीक है। और जो भीम है, भीम का हमारे पास कोई डेटा नहीं मिलता है, लेकिन जो सिंह वर्मन है, सिंह वर्मन के ही जो सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु के ही जो उत्तराधिकारी क्या करते हैं, यानी शासन करते हैं। तो देखिएगा, सिंह विष्णु के पश्चात शासक बनता है महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर महेंद्र वर्मन सेकंड, फिर परमेश्वर प्रथम, और फिर नरसिंह वर्मन सेकंड, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में परमेश्वर वर्मन सेकंड। तो ये इनका क्रम है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्रम को आप याद रखिएगा, इस क्रम को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे अब इसको एक एक को डिटेल से पढ़ लेते हैं, ओके। देखिएगा, जो पल्लव वंश है, पल्लवों का जो मूल स्थान है, मूल स्थान यानी कि तमिलनाडु था। और तमिलनाडु के अंदर यानी कि तोंड मंडलम स्थान है, वहाँ का या वहाँ इनका जो मूल स्थान था, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे दक्षिण भारत में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। पल्लवों से पूर्व कोची पर नाग वंश का क्या था दोस्तों, शासन था। यानी कि पल्लवों से पहले, यानी कि पल्लवों से पहले जो कोची था, कोची का जो नागवंश है, इस नागवंश का शासन रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम एक बार डायग्राम में बता देते हैं। देखिएगा, ये हमारा दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत के दक्षिण के अंदर ये ऊपर पेन्नार नदी है। देखिए, उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार दो नदी हैं। तो ये पेन्नार नदी है और ये आपकी कावेरी नदी है। और कावेरी नदी के मध्य जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ पर पल्लवों ने शासन स्थापित किया था। यानी पल्लव अपने राज्य को स्थापित किया था, ठीक है। और इन्होंने अपनी राज्य की जो राजधानी है, ये राजधानी कोची को रखा था, ठीक है। या हम इसको हम कह सकते हैं, कोचीपुरम भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ये आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार फिर से आप देखिएगा, यानी कि
ये आपका भारत का मैप है, और भारत का मैप है, इसमें मैंने दक्षिण भारत को थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मैंने आपको समझा रखा है। दक्षिण भारत में विभिन्न राजवंश हुए, देखिएगा, जैसे वेंगी के चालुक्य हैं, पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, कल्याणी कल्याणी राष्ट्रकूट है, ठीक है। और विंध्याचल जो रेंज है उसके दक्षिण के अंदर आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी आदि नदियां प्रवाहित होती है, ठीक है। ये आपका अरब सागर है, कल्याणी कल्याणी के चालुक्य, इन सभी के बारे में बता दिया। और पहुंची के जो पल्लव है उन्होंने 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक वो शासन किया। और सिंह वर्मन के दो पुत्र हुए, एक तो सिंह विष्णु और एक भीम, ठीक है। जो सिंह विष्णु था, इसके उत्तराधिकारी होते हैं, एक तो सिंह विष्णु के महेंद्र प्रथम होता है, फिर बाद में नरसिंह वर्मन फर्स्ट होता है, फिर महेंद्र वर्मन सेकंड, परमेश्वर फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, और परमेश्वर सेकंड, ठीक है। तो ये शासक बन थे। मोस्टली अगर देखें दोस्तों, तो जो इनमें फर्स्ट है, यही सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं। देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिएगा, पल्लवों का जो मूल स्थान है तोंड मंडलम तमिलनाडु था, और पल्लवों से पूर्व कोची पर नाग वंश का अधिकार था। फिर पल्लवों ने नाग वंश को वहां से हटाकर पल्लव वंश की नींव रखी है, ठीक है। ये दक्षिण भारत का डायग्राम है, देखिएगा, पेन्नार नदी और कावेरी नदी के मध्य पल्लव राजवंश है, और उन्होंने अपनी राजधानी कोची यानी कि कोचीपुरम को रखा, ठीक है दोस्तों। अब हम एक एक प्रमुख शासकों की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह विष्णु की, बात करते हैं। देखिएगा, ये सिंह विष्णु है। सिंह विष्णु का जो टाइम पीरियड है 575 ईस्वी से लेकर 600 तक ये शासन करता है, ठीक है। और ये इसको पल्लव वंश का संस्थापक कहा गया है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक इसी को कहा गया है। इसके समय में जो भारवी थे, भारवी ने एक किताब लिखी थी, एक महाकाव्य लिखा था, किरातार्जुनियम। इस किरातार्जुनियम की रचना की थी इस पल्लव जो सिंह विष्णु इसके दरबार में रहकर। तो इसका मतलब ये हो गया कि किरातार्जुनियम किस पल्लव शासक के समकालीन था, तो आपको बताना है दोस्तों, सिंह विष्णु के समकालीन था, ठीक है। इसके अलावा और देखें तो पल्लवों का प्रमुख शासक सिंह विष्णु था, यानी कि सबसे प्रमुख शासक था, ठीक है। या हम ये कहते प्रथम प्रमुख शासक था जो सिंह विष्णु था दोस्तों, ठीक है। आगे बात अगर करते देखिएगा, सिंह विष्णु की उपाधि देखिएगा अवनी सिंह, देखिएगा इसको उपाधि दे रखी थी, कौन सी, अवनी सिंह की उपाधि दे रखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है सिंह विष्णु की। वह एक वीर व पराक्रमी राजा था, और उसने देखिएगा पराक्रमी और वीर राजा था। उसने चेर, चोल, पांडे, मलय, मालवा, कलभ्र, सिंहल आदि राजाओं को युद्ध में पराजित किया और अपनी शक्ति का विस्तार किया। तो ये इतना पावरफुल था, यानी कि जो सिंह विष्णु, ठीक है। इन्हें अनेक जो राजवंश के जो राजा हुए उन सभी को पराजित किया और अपनी शक्ति को बढ़ाया, ठीक है। जैसे चेर, चोल, पांडे, मालवा है, ठीक है, मलय, मालवा है, कलभ्र है, सिंह है, सिंहल है। सिंहल दोस्तों ये श्रीलंका है, इसको भी उसने पराजित किया और अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार किया। देखिएगा, ये जो शासक है यानी कि सिंह विष्णु है, ये वैष्णव उपासक था, यानी कि शिव का वैष्णव उपासक था, वैष्णव धर्म का उपासक था। और उसने अपनी राजधानी है मामल्लपुरम, ठीक है, मामल्लपुरम को ही कोची कहा गया। इसने अपनी राजधानी कहाँ रखा, मामल्लपुरम रखा है दोस्तों, ठीक है। और इस मामल्लपुरम में ही इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया, और वह मंदिर था आदि वराह गुहा मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदि वराह मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम यानी कि कौन सी अपनी राजधानी के अंदर इसका निर्माण करवाता है दोस्तों, ठीक है। और इस मंदिर में सिंह विष्णु और उसकी जो दो रानी है उसकी प्रतिमा लगाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये इसको थोड़ा सा ईगो आ गया था, क्योंकि इसने चेर, चोल, पांडे, मलय, मालवा है ना, कलभ्र और सिंहल को जीतने के बाद में ये अपनी शक्ति का प्रसार किया, और अपने जो अपनी राजधानी मामल्लपुरम है, मामल्लपुरम में जो आदि वराह मंदिर है उसमें उसकी स्थापना करवाता है, और उसमें अपनी दो रानियों की मूर्ति स्थापित करवाता है। इससे क्या प्रतीत होता है, इससे प्रतीत होता है कि इस शासक में ईगो आ गया है, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है, और इसने इसीलिए मतलब अपने आप को सर्वोच्च माना, और अपनी मतलब खुद को एक देवता के रूप में माना, और अपनी
प्रतिमा लगवाता है और अपनी 2 रानियों की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ठीक है, अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बात कर लिए जो आपका जो शासक है सिंह विष्णु है उसकी हमने बात कर ली। अब देखिए इसके पश्चात अगला जो इसका उत्तराधिकारी बनता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। देखिएगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट है, इसका जो टाइम पीरियड 600 से लेकर 630 तक ये शासन करता है। इसकी हम बात करते हैं। देखिएगा जो महेंद्र वर्मन है, देखिएगा हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय का समकालीन था। यानी कि जो महेंद्र वर्मन है, जो हर्ष है जो पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। यानी प्रभाकर वर्मन की 3 संतानें थी। एक तो राज्यवर्धन इसका लड़का था, प्रभाकर वर्मन का बड़ा, और हर्षवर्धन छोटा लड़का था। और इसकी एक बेटी थी राज्यश्री। तो इसको मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। ठीक है। देखिएगा जो हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है, इसके समकालीन थे। ठीक, किसके? महेंद्र वर्मन के समकालीन। देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मा को पराजित भी किया था। ध्यान दीजिएगा, जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही पावरफुल राजा था चालुक्य वंश का। तो उसने इस महेंद्र वर्मन को पराजित किया था युद्ध के अंदर। देखिएगा महेंद्र वर्मन की अगर हम चर्चा करें, महेंद्र वर्मन की अगर बात करें तो महेंद्र वर्मन की कुछ उपाधियां हैं दोस्तों। तो उन उपाधियों को देख लेते। देखिएगा इसको गुणभार, ठीक है, इसको गुणभार कहा गया, मत विलास भी कहा गया, वि वि चित्र भी कहा, चित्र भी कहा, शत्रुमल कहा गया, और ललिता ललिता कुंड भी कहा गया इसको। यानी कि ललिता कुंड भी कहा गया किसको? इस महेंद्र वर्मन को। देखिए ये इतनी इसकी उपाधियां थी। ठीक है, तो इन उपाधियों से अब आप अनुमान लगा सकते हो ये भी बहुत पावरफुल राजा था। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखिएगा, इसको उपाधि दे रखे मूल भार है, ठीक है, गुण भार है, मत विलास है, चित्र है, शत्रुमल है, और ललिता कुंवर है। ठीक है, देखिएगा अवगुणों का इसका अर्थ होता क्या? देखिए एक मत विलास प्रहसन, इसने एक नाटक लिखा था, एक हास्य नाटक था। किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा लिखा गया था। मत विलास प्रहसन, इसका अर्थ क्या था? कापालिक, पशुपत व बौद्ध धर्म में व्याप्त अवगुणों यानी कि बुराइयों का उपहास किया था इसके अंदर मत विलास प्रहसन में। और ये जो ग्रंथ था दोस्तों ये हास्य ग्रंथ था। ठीक है, अन्य अगर रचना देखें इस महेंद्र वर्मन फर्स्ट की, देखिए भगवत है और एक जुक्का है। इसने मत विलास प्रदर्शन के अलावा और रचनाएं की है, एक तो भगवत और एक जुक्का है। ठीक है, देखिएगा महेंद्र तड़ाग का निर्माण करता है, यानी महेंद्र तालाब का निर्माण करता महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और इसके काल में चालुक्य पल्लव संघर्ष प्रारंभ होता है। तो इसी महेंद्र वर्मन के शासन काल में दोस्तों जो चालुक्य है और पल्लव वंश, यानी कि ये सभी जो दोनों है दक्षिण भारत के राजवंश है, और ये चालुक्य और पल्लव वंश के मध्य क्या होता है? संघर्ष प्रारंभ हो जाता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय। ठीक है, इसके समय मंदिर निर्माण की एक महेंद्र शैली या मंडप शैली का विकास होता है। यानी कि जो मंदिरों के निर्माण की जो शैली होती है इसके समय में महेंद्र शैली और या उसको हम मंडप शैली कहते हैं, इन एक शैली का निर्माण होता है। यानी कि दोनों का नाम सेम है दोस्तों, महेंद्र शैली भी कह सकते हो या मंडप शैली भी कह सकते हो। अर्थात इसके अंतर्गत पर्वतीय चट्टानों को काटकर, यानी कि इस महेंद्र शैली के अंदर जो मंदिरों का जो निर्माण करवाया जाता है, ये क्या किया जाता है कि पर्वतीय चट्टान होती है उनको काटकर स्तंभ युक्त मंडप का निर्माण किया जाता है, जिनमें देखिए कौन कौन से देखिएगा उन देखिएगा उन्वलित है, भैरव कौंड है, त्रिचेनापल्ली है, पल्लवरम है, आदि मंडप प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखिएगा जो मंदिर निर्माण की जो शैली है, इस शैली का विकास होता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय, या हम उसको महेंद्र शैली भी कह सकते हैं या मंडप शैली भी कहते हैं। इस शैली के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पर्वतीय जो चट्टानें होती है उस चट्टानों को काट कर स्तंभ युक्त मंडप का निर्माण किया जाता है। इसमें अनेक मंडप है, उंदविला है, भैरव कौंड है, त्रिचेरापल्ली है और पल्लवरम है। ये सारे के सारे मंडप है। ठीक है, ये प्रसिद्ध मंडप है। ओके, आगे बात अगर करें दोस्तों, देखिएगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट शैव संत है। यानी कि शैव संत अप्पैयर के संबंध में आकर शैव धर्म को अपनाया
और जैन धर्म को उसने त्याग दिया। तो ठीक है, ये अप्पय्यर एक शैव संत था, इसके संबंध में आता है, इसके संपर्क में आता है, तो वह क्या है, शैव धर्म को अपना लेता है, क्योंकि पहले ये जैन धर्म का उपासक था। तो इस अप्पय्यर के संबंध में आकर उसने जैन धर्म को त्याग देता और शैव धर्म को वो अपना लेता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये महेंद्र वर्मन है, फर्स्ट है। आगे और देखें तो अगला जो उत्तराधिकारी बनता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट की अगर चर्चा करें तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट 330 से लेकर 368 तक ये शासन करता है। अगर इसकी बात करें तो पूरे के पल्लव वंश में सबसे शक्तिशाली शासक होता है नरसिंह वर्मन, वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों। यानी कि इस वंश यानी पल्लव वंश का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट होता है। तो इसके बारे में देखेंगे, देखिएगा इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, यानी कि यूँ कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली शासक है। ठीक है, और इसने परियल, मणि मंगलाई और सूरमार के युद्धों में चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसको अंत में उसको मार डाला दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा इसने जो चालुक्य वंश का जो शासक है यानी कि पुलकेशिन द्वितीय है ना, और इस पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों के अंदर पराजित करता है। एक तो परियल का युद्ध है। ठीक है, देखिएगा 3 युद्ध कौन कौन से, एक तो परियल का युद्ध है, एक है मणिमंगलाई का युद्ध है, एक सूरमार का युद्ध। इस 3 युद्धों में लगातार 3 बार उसको पराजित करता है और अंत में 642 ईस्वी के अंदर इस नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय की कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखिएगा फिर बाद में पुलकेशिन द्वितीय का लड़का आता है और ये अपने पिताजी का बदला लेता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, इसी उपलक्ष्य में जो नरसिंह वर्मन है इसने वातापिकोंड की उपाधि धारण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वातापिकोंड की उपाधि धारण करने वाला पल्लव वंश का शासक कौन था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट था, जिसने चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता है। ठीक है, तथा साथ ही महामल या मामल की उपाधि भी धारण कर दे। कि इसकी 3 उपाधियां दोस्तों, 3 क्या है, 2 ही है। एक तो है वातापिकोंड की उपाधि, ठीक है, एक महामल को ही मामल कहा गया है। तो ये 2 उपाधियां धारण करता है, वातापिकोंड की या महामल या मामल की उपाधि धारण करता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में देखें तो एक ताम्रपत्र है, यानी कि इस ताम्रपत्र का नाम है कासाकुडी। ताम्रपत्र के अनुसार इसने श्रीलंका को पराजित किया, यानी कि श्रीलंका पर भी वो चढ़ाई करता है और उसको जीत लेता है। और श्रीलंका का एक राजकुमार है मानव वर्मन। देखिएगा मानव वर्मन क्या करता है, इसके दरबार में रहता है। किसके दरबार में, इस नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में रहता है। ठीक है, इसने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम महत्वपूर्ण नगर बसाया था। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा जो महाबलीपुरम को ही मामल्लपुरम नगर कहा गया है, दोनों सेम नाम है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है दोस्तों। तो इस नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में नगर बसाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर है दोस्तों। ठीक है, इसके समय में मंदिर स्थापत्य की एक नई शैली का विकास हुआ जिसे मामल्ल शैली कहा गया है। ठीक है, देखिए एक महेंद्र शैली मैंने आपको बताया था, एक महेंद्र शैली है जिसमें क्या था कि पहाड़ों की चट्टानों को काटकर स्तंभ युक्त एक मंडप बनाया जाता है। और इस वह तो इस महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा ये शैली थी। और अब नरसिंह वर्मन के द्वारा एक शैली यानी कि मंदिरों की निर्माण की शैली का विकास होता है और उसमें मामल शैली का विकास होता है। इसने देखिएगा यानी कि एक धर्मराज मंदिर का भी निर्माण करवाता है इस मामल शैली के अंदर। कौन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, देखिएगा इस शैली के अंतर्गत महाबलीपुरम, यानी महाबलीपुरम कहाँ है, यानी कि ये आपका तमिलनाडु में रथों यानी रथ मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसे सप्त पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सप्त पेगोड़ा के नाम से जाना था और उसको रथ मंदिर भी कहा गया है। यानी मामल शैली के अंदर रथ मंदिरों का निर्माण हुआ जिसे सप्त पेगोड़ा कहा जाता है। जिसमें देखिएगा जो रथ मंदिर, जैसे देखिएगा धर्मराज मंदिर, ये भी एक रथ मंदिर है। देखिएगा रथ मंदिर है, रथ मंदिर में धर्मराज का जो रथ मंदिर ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो रथ मंदिर है वो द्रौपदी रथ मंदिर है। ठीक है,
इसके अलावा कौन 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 से रथ मंदिर है देखिएगा। भीम रथ हुआ, अर्जुन रथ हुआ, ठीक है, गणेश रथ हुआ और एक महादेव रथ हुआ। तो दोस्तों ये आपको याद रहना चाहिए कि जो मामल्ल शैली है, मामल्ल शैली किसके शासनकाल में तैयार होती है, किसके शासनकाल में चलती है, ठीक है। तो आपको नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में बताना है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो इस रथ मंदिर के अंदर मंदिरों का जो निर्माण हुआ तो उनको क्या कहा गया है, सप्त पैगोडा कहा गया है। और इन रथ मंदिरों में सबसे बड़ा जो रथ मंदिर धर्मराज का रथ मंदिर है और सबसे छोटा द्रौपदी का रथ है। इसके अलावा भीम रथ है, अर्जुन रथ है, महादेव रथ है और गणेश रथ है। इसके अलावा पिंडारी रथ है, ये रथ मंदिर शिव मंदिर है, यानी कि एक पिंडारी एक रथ मंदिर है जो शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें नरसिंह वर्मन के बारे में, यानी कि इसने कोची कोची के अंदर दोस्तों संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है कौन, नरसिंह वर्मन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरसिंह वर्मन यानी कि कोचीपुरम में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है और यहाँ पर आर्य संस्कृति ये प्रधान केंद्र होता है। कौन, कोची, आर्य संस्कृति का प्रधान केंद्र कोची। और दक्षिण में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र भी क्या था, कोची ही था दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा इसके समय में दोस्तों हेन स्वांग है, चीनी यात्री था जिसने सीयू की नामक किताब लिखी थी, ठीक है, जो पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि कोची के अंदर भी ये आया था, यानी कि कोचीपुरम में भी आया था। ये नरसिंह वर्मन के समय में आया था, क्योंकि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। तो ये हेन स्वांग इतना इम्प्रेस हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि एक चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पावरफुल शासक, जिसने जो पल्लव वंश नरसिंह वर्मन के द्वारा वो हार जाता है और उसको मार देता है। तो इसकी कहानी को, इसके अध्ययन को लेकर वह इतना प्रभावित हुआ, वह चाइना से फिर दोबारा भारत आता है और उसके शासनकाल में रहता है और उसने जो वहाँ की जो मंदिर वगैरह है, रथ मंदिर है, उनका वो स्टडी करता है, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन के समय कोचीपुरम में पहुंचा कौन, हेनस्वांग पहुंचता है और उसने राजा और प्रजा दोनों को प्रशंसा भी की है, क्योंकि ये कहता है अपने यात्रा वृत्तांत में कि ये कहता है कि नरसिंह वर्मन के समय राजा और प्रजा दोनों ही खुश रहती थी दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये जो टॉपिक है, ये जो पल्लव वंश अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों ये बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। दोस्तों नरसिंह वर्मन के पश्चात अगला जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम है महेंद्र वर्मन सेकेंड, ठीक है। देखिएगा महेंद्र वर्मन सेकेंड है, जिसका टाइम पीरियड था 668 से लेकर 670 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो पल्लव और चालुक्य संघर्ष के में पुलकेशिन द्वितीय मारा जाता है नरसिंह वर्मन के द्वारा, तब उसका जो पुत्र होता है उसका नाम है विक्रमादित्य फर्स्ट। इस विक्रमादित्य फर्स्ट ने क्या किया कि महेंद्र वर्मन द्वितीय की हत्या कर देता है, जो नरसिंह वर्मन का पुत्र था, ठीक है। तो अपने पिताजी का बदला ले लेता है कौन, विक्रमादित्य फर्स्ट, ठीक है। तो इसकी कहानी इतनी पढ़ेंगे। अगला जो शासक होता है दोस्तों परमेश्वर वर्मन फर्स्ट होता है। ये 670 से लेकर 695 तक ये शासन करता है। इसके बारे में देखेंगे तो देखिएगा विक्रमादित्य ने अनेक युद्ध लड़े और वापस चला गया, देखिएगा, यानी कि उसने विक्रमादित्य अपने पिताजी पुलकेशिन द्वितीय का बदला लेता है और जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है उसके पुत्र महेंद्र वर्मन की हत्या कर लेता है और वो फिर परमेश्वर वर्मन के शासनकाल में रहता है और उसने अनेक युद्ध भी लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद में जो विक्रमादित्य फर्स्ट है ये वापस से लौट जाता है, ठीक है। तो ये तो बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगर देखें परमेश्वर फर्स्ट के बारे में देखें तो उसने मामल्लपुरम में एक गणेश मंदिर का निर्माण करवाता है, कौन, परमेश्वर फर्स्ट, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों ये जो परमेश्वर वर्मन फर्स्ट है ये शैव धर्म का उपासक था। अगर उनकी उपाधि अगर देखें इसे परमेश्वर फर्स्ट की, तो इसमें एक मल्ल कहा गया, लोकादित्य कहा गया और गुण भाजक भी कहा गया। तो इसकी तीन उपाधियां हैं, एक तो एकमल कहा गया है,
एक लोकादित्य कहा गया, एक गुण भाजक भी कहा गया है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है परमेश्वर फर्स्ट के बारे में। अब देखिएगा, महेंद्र वर्मन सेकंड आता है। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी। इसका जो टाइम पीरियड था 695 से लेकर 700 ईस्वी तक, यानी कि पाँच साल तक वो शासन करते। इसका कोई इम्पोर्टेंट काम भी नहीं था, या इसका हम यूँ कह सकते हैं हमारे पास इसका डेटा नहीं है, तो आपको याद ऐसे रखना है। फिर होता है, देखिए, नरसिंह वर्मन सेकंड होता है। नरसिंह वर्मन सेकंड, जैसे आपने नरसिंह वर्मन फर्स्ट पढ़ा, कितना पावरफुल था, लेकिन नरसिंह वर्मन इतना पावरफुल नहीं था, यानी कि फर्स्ट के तुलना में ये सेकंड है, बहुत कमज़ोर था। फिर भी इसके बारे में देख लेते हैं, देखिएगा। यानी कि जो नरसिंह वर्मन जो सेकंड है, नरसिंह वर्मन सेकंड का जो टाइम पीरियड था 700 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक ये शासन करता है, यानी कि 28 साल तक वो शासन करता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अगर देखें तो नरसिंह वर्मन सेकंड को राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसको राज सिंह भी कहा गया है, और इसकी जो उपाधि है दोस्तों, देखिएगा, राज सिंह की उपाधि है, आगम प्रिय है, और शंकर भक्त है। ठीक है, तो इसकी तीन उपाधि है, राज सिंह की उपाधि, आगम प्रिय और शंकर भल की उपाधि भी इसको दे रखी थी। ठीक है, देखिएगा, इसके समय में किसी बाहरी शक्ति के साथ संघर्ष नहीं हुआ, यानी कि ये जो नरसिंह वर्मन सेकंड था, यानी कि इसके समय में कोई दूसरा, यानी कि बाहरी शक्ति का इसके राज्य पर, यानी कि इसकी कोचे पर किसी ने आक्रमण किया नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल शांति प्रिय शासक था, और इसका सिर्फ ध्यान था कला और साहित्य के अंदर, इसका विशेष ध्यान था, और उसने उनको डेवलप भी किया, यानी कि कला और साहित्य को के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। कौन? नरसिंह वर्मन, क्योंकि ये शांति प्रिय व्यक्ति था, ये विकास के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, इसीलिए उसको राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भल्ला की उपाधि भी दे रखी थी। ठीक है, इसके समय में आपको पता है 10 कुमार चरित नामक एक ग्रंथ है, इसके रचयिता दंडी है, ये दंडी इसके दरबार में रहता था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भारवी के बारे में बताया था, तो शुरुआत में बताया था, और ये जो 10 कुमार चरित है, इसकी रचना दंडी ने की थी, और ये दरबार में नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। इसके अलावा दोस्तों जो दंडी है, ये दंडी ने अनेक किताबें लिखी थी, इसके दरबार में रखा है। देखिएगा, एक तो 10 कुमार चरित्र लिखा है ही, एक अवंती सुंदरी, एक काव्यादर्श, यानी कि काव्य आदर्श, इसको हम एक संयुक्त रूप से बोले काव्यादर्श भी यानी लिखा है, यानी कि काव्य आदर्श, अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरित नामक किताब, इसे दंडी नामक विद्वान ने नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहकर लिखा था। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों, नरसिंह वर्मन कला और साहित्य का प्रेमी था। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए, इस समय मंदिर निर्माण की एक शैली हुई, राज सिंह शैली का विकास होता है, और ये राज सिंह शैली दोस्तों, ये क्या होती है, इसमें स्वतंत्र पाषाण खंडों की सहायता से मंदिरों का निर्माण किया जाता है, यानी कि पाषाण खंडों, यानी कि पत्थरों के माध्यम से मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, देखिए, एक तो मामल शैली हुई, एक महेंद्र शैली होगी, एक राज सिंह शैली हो गई है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, मामल शैली के अंदर तो दोस्तों क्या होता है कि जो चट्टानें होती है उनको काटकर स्तंभ युक्त मंडप बनाया जाता है। ठीक है, और महेंद्र शैली और मामल शैली में क्या होता है, रथ मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है, और राज सिंह शैली के अंदर क्या होता है कि पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया जाता है, पत्थरों के माध्यम से मंदिरों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय अनेक मंदिरों का निर्माण होता है। किसके समय? नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय अनेक मंदिरों का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कोची का कैलाश नाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कोची का कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण होता है, और महाबलीपुरम का शौर्य मंदिर का निर्माण होता है, और महाबलीपुरम में बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण होता है, जो पल्लव कालीन वास्तुकला का विकास रूप है। ठीक है, यानी कि विकसित रूप है। किसका? यानी कि पल्लव कालीन वास्तुकला का विकसित रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैकुंठ पेरुमल का मंदिर जो महाबलीपुरम के अंदर बनाया गया था। तो इसके शासनकाल में इन 3 मंदिरों का निर्माण होता है। कोची के अंदर कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम में शौर्य मंदिर, और महाबलीपुरम में बैकुंठ पेरुमल का मंदिर का निर्माण होता है। ठीक है, आगे दोस्तों चर्चा करें तो अब हम बात करें परमेश्वर वर्मन सेकंड है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो 728 से लेकर 730 तक ये शासन करते हैं, यानी कि 2 साल तक ये शासन करते हैं। इसके समय में चालुक्य नरेश विक्रमाद्वितीय, देखिएगा, जो पुलकेशिन
द्वितीय का लड़का विक्रमादित्य, जिसने जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के पुत्र महेंद्र वर्मन की हत्या कर देता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, महेंद्र वर्मन, ठीक है, हाँ, महेंद्र वर्मन द्वितीय की हत्या कर देता है। फिर चालुक्य नरेश से विक्रमादित्य सेकंड को से अपमानजनक संधि करनी पड़ी, किसको? परमेश्वर वर्मन द्वितीय, क्योंकि ये महेंद्र वर्मन चालुक्य शासक था। ठीक है, तो इसके साथ उसने संधि करनी पड़ी। जब इस संधि से इस परमेश्वर वर्मन ने इनकार कर दिया तो चालुक्य के सहयोगी यानी कि शासक गंग वंश के जो शासक थे, इसने इसकी हत्या कर देता है और इसकी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये परमेश्वर वर्मन इतना पावरफुल नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड है 2 साल ही रहा है, यानी 728 से लेकर 730 तक। ठीक है, और इसका विक्रमादित्य यानी कि चालुक्य शासक विक्रमादित्य के साथ उसने संधि करनी पड़ी, और लेकिन संधि से इनकार कर देने से क्या होता है दोस्तों, जो गंग वंश की जो शासक है उसने उसकी हत्या कर देता है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंदी वर्मन के बारे में। ठीक है, देखिएगा, नंदी वर्मन द्वितीय रहा, 730 से लेकर 800 तक शासन करता है दोस्तों। देखिएगा, इसके समय में मंदिर निर्माण की अपराजित शैली का विकास हुआ, जिसने स्तंभों के शीर्ष भाग में अलंकृत पर विशेष बल दिया, यानी कि स्तंभ होते थे उस पर अलंकृत करवाया था, इसके विशेष बल देता है। ठीक है, और कांची का मुक्तेश्वर मंदिर इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है दोस्तों। इसके समय में पल्लव कालीन वास्तुशैली का अवसान हो जाता है, यानी कि वास्तुशैली का विकास नहीं होता, यानी कि वास्तुशैली का पतन हो जाता है। इसी के काल में आलवार आंदोलन का सूत्रपात हुआ और नयनार संतों ने तबाराम ग्रंथ की रचना करते हैं। ठीक है, तबाराम ग्रंथ की रचना करते हैं। इसके समय में राजसत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ जाता है, किसके समय में? जो आपका नंदीवर्मन द्वितीय के समय में। ठीक है, और नंदीवर्मन द्वितीय ने पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित किया और कोची के चालुक्यों की अधीनता से उनको मुक्त भी करवाता है। ठीक है, राष्ट्रकूट सत्ता का संस्थापक दंती दुर्ग ने 750 ईस्वी में इसे पराजित किया, किंतु संधि के बाद उसको छोड़ दिया गया और दंती दुर्ग ने अपने पुत्री रेवा, देखिएगा दोस्तों ये रेवा है, ध्यान दीजिएगा, रेवा का विवाह है किसके साथ करता है? नंदीवर्मन द्वितीय के साथ कर देता है। देखिए दोस्तों, नंदीवर्मन ने 2 मंदिरों का निर्माण करवाता है, एक तो मुक्तेश्वर मंदिर का जो कोची के अंदर, एक बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, कोची के अंदर। देखिएगा, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा। देखिए, इसको याद रखिए, कंप वर्मा पल्लव वंश का अंतिम शासक रहता है। कुछ विशेष बातें अगर करें तो दोस्तों, महाबलीपुरम यानी कि तमिलनाडु का प्राचीन नाम मामल्लपुरम कहा गया है ना। दरी मंदिर यानी कि त्रिचेनापल्ली के अंदर चट्टानों को खोखला करके बनाया गया है। धर्मराज मंदिर द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहा गया। सप्त पेगोड़ा यानी कि पेरू का मतलब पहाड़ी मंदिर, सप्त पहाड़ी। ठीक है, और पल्लवों ने संस्कृत भाषा की राजकीय संरक्षण प्रदान किया तथा उसमें अधिकांश अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत आएगी देखने में थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक अच्छा लगा है, तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है दोस्तों, उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। फिर कल हम नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।